Hello toppers, today we can start chemical kinetics of the class 12th। डरो नहीं, हिंदी मीडियम की ही क्लास है। हमें क्या पढ़ना है? रासायनिक बल गति की पढ़ना है 12th क्लास के लिए। 12th क्लास का टॉपिक चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या पढ़ना है आज? अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता, या फिर आप बोल लीजिए ये होगा सब टॉपिक, मतलब टॉपिक के अंदर टॉपिक। फर्स्ट है हमारा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट देखो, अभिक्रिया जो है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, मान के चलिए हाँ HI जो था रिएक्ट कर रहा था, H2 + I2 बना रहा था। जब इसे ब्रेक डाउन किया गया 2HI, इस तरीके से एक रिएक्शन थी, ये सारी फॉर्म गैस में थी। अब आप ये बताइए कि क्या ऐसी भी कोई कंडीशन बन सकती है जो इस रिएक्शन को क्या कर सके, प्रभावित कर सके? यदि ये गैस है, यदि ये सारी चीज़ें क्या है, गैसियस फॉर्म में है, मतलब गैसेस हैं ये सारी चीज़ें, तो क्या होगा? हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों? इन्हें कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं ना। फर्स्ट देखिए, मतलब इसका जो वेग है, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है, वो चेंज हो सकती है। किससे? क्या किसी चीज़ से चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यदि हम इस पर क्या कर दें, प्रेशर लगा दें, तो क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बताइए मुझे, इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। यदि हम इसकी क्या कर दें, कंसिस्टेंसी इसे बदल दें, या फिर इसकी सांद्रता यदि हम क्या कर दें, बदल दें, क्या फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वेलोसिटी पर? बिल्कुल पड़ेगा। क्या इसके वेग पर फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और भी कई सारी चीज़ें हैं। यदि हम टेम्परेचर चेंज कर दें, टेम्परेचर यदि हम चेंज कर दें तो भी फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट आता है और एक बात कि यदि हम यहाँ पे कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, यानी कि उत्प्रेरक यूज़ करते हैं, तो क्या अभिक्रिया का वेग प्रभावित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब हम इन्हें थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। तो पॉइंट क्या था हमारा? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट आपको पता है कि जो कोई भी रिएक्शन हो रही है वो प्रभावित हो सकती है, उसको प्रभावित किया जा सकता है। फर्स्ट देखो क्या क्या प्रभावित कर सकती है। यदि हम उसकी सांद्रता बदल दें तो वो चेंज हो जाएगी, यानी कि उसका जो वेग है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी कब कब चेंज हो सकती है? यदि हम सांद्रता बदल दें, ताप बदल दिया तो भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। वो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल में, ठीक है। और क्या हो सकता है? यदि हम क्या कर दें, दाब लगाएं तो उससे चेंज हो सकती है। और क्या हो सकता है आप बताइए? और उत्प्रेरक, यदि हम कैटालिस्ट यूज़ करें, उत्प्रेरक लें, तो भी रिएक्शन का जो वेग है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि हमारी रिएक्शन का जो वेलोसिटी है, रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, ठीक है। हम अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता, किस पर? अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता। देखो, किसी दिए गए ताप पर अभिक्रिया वेग एक अथवा अनेक अभिक्रियकों तथा उत्पादों की सांद्रता पर निर्भर कर सकती है, निर्भर हो सकती है। अभिक्रिया वेग का अभिक्रियाओं की सांद्रता के पदों में जो निरूपण होगा वो अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। ये थी आपके एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको बताया। अब मैं इसे डिटेल में आपको समझा देती हूँ। अभिक्रिया का जो वेग है, यानी कि अभिक्रिया की जो वेलोसिटी है, वेग, वो क्या कर सकता है? चेंज हो सकता है। हमारा क्या होता है, इधर होते हैं रिएक्टेंट्स, जैसे कि H2 + I2, ये एक रिएक्शन है। यहाँ पे क्या बन गया? HI बन गया। तो ये जो हमारी रिएक्शन हुई है, अब आपको क्या पता है कि हमारा जो वेग है वो निर्भर कर सकता है हाइड्रोजन कितनी सांद्र है, I2 की सांद्रता क्या है, इन सब चीज़ों पे क्या कर सकता है हमारा? निर्भर कर सकता है। क्या वेग निर्भर कर सकता है, यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है वो निर्भर कर सकता है कि अभिक्रियकों की सांद्रता हमने क्या ली है, ठीक है, ओके। या फिर सांद्रता के पदों में अभिक्रिया वेग का अभिक्रियकों की सांद्रता के रूप में जो निरूपण करेंगे वो क्या होगा? हमारा अभिक्रिया वेग होगा, या फिर वेग नियम होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? वेग नियम। सांद्रता के पदों में निरूपण वेग नियम कहलाता है, रेट लॉ बोलते हैं इसे। हम क्या बोलते हैं? रेट लॉ। अब ध्यान से देखिए, यदि हम I2 को सांद्र कर देते हैं, ठीक है, इसकी हमने सांद्रता बढ़ा दी और I2 की सांद्रता नहीं बढ़ाई,
HA बन रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर कर रहे होंगे, यानी कि H2 निर्भर कर रहा होगा I2। देखो मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि एक रेस हो रही है, ठीक है, ये बहुत तेज भागता है बंदा, और जो दूसरा है ये थोड़ा मोटा सा है, पेटूलाल है, ये क्या करता है, थोड़ा सा कम तेज भागता है। हमने रेस करवाई इनमें, तो ये आगे निकल जाएगा, ये थोड़ा पीछे रह जाएगा। समझ पा रहे हो, आगे निकल जाएगा, ये थोड़ा पीछे रह जाएगा। लेकिन ये मान लीजिए एक सड़क है, इस तरीके से ये सड़क थी, लेकिन हमने क्या किया, इनके पैर बांध दिए, या फिर और इनके हाथ भी बांध दिए, एक पैर एक हाथ बांध दिया, तो क्या होगी, जो रिएक्शन है वो दोनों पे डिपेंड करेगी। यानी कि जो बहुत तेज भाग रहा था उसे थोड़ा स्लो होना पड़ेगा, जो बहुत स्लो चल रहा था, ऐसे बहुत स्लो चल रहा था, जो बहुत स्लो चल रहा था उसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा तेज भागना पड़ेगा। सही बात है ना। तो क्या हो रहा है, इन दोनों पे डिपेंड कर रही है कि रेस कौन जीतेगा, रेस में स्पीड क्या होगी, वो दोनों पे डिपेंड कर रही है। पहले सेपरेट थी, ये कितना तेज भाग रहा है, ये कितना तेज भाग रहा है, लेकिन जब ये एक दूसरे से बंध गए तो क्या हुआ, स्पीड जो थी वो डिपेंड करने लग गई दोनों पर, स्पीड डिपेंड करने लग गई दोनों पर। डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब हमने रिएक्शन कराई, तो यानी कि हमने इन दोनों को क्या कर रहे हैं, बांध रहे हैं, तो इनकी जो सांद्रता है वो निर्भर कर रही होगी बच्चा अभिक्रिया का वेग क्या होगा। और इस तरीके से जो इनका निरूपण होता है उसी को क्या बोलते हैं, वेग नियम, रेट लॉ बोलते हैं। वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ गई है। क्या बताया था, अभिक्रिया की जैसे जैसे सांद्रता घटती है अभिक्रिया का वेग भी वैसे ही घटता है। जैसे जैसे अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ती है अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। यानी कि ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्या है, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। मान के चलिए कि हम बोल सकते हैं अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया का वेग अभिक्रियकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। कैसे, देखिए यदि एक रिएक्शन है, ये कॉमन रिएक्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारे अभिक्रियक हैं A व B, ठीक है, जो हमारे अभिक्रियक है A व B, इनकी जो घात है X व Y मान लीजिए, अभी समझाऊंगी क्या है, समानुपाती होता है इसके वेग के। हमें क्या पता है, यदि हम इनकी सांद्रता बढ़ाएंगे, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई तो स्पीड भी बढ़ी, अभिकारक की सांद्रता घटाई तो स्पीड भी घटी। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और जो यहाँ पे जो x और y है, x और y क्या है, x और y स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये क्या है, इनकी घातें हैं, इनकी घातें हैं। यहाँ पे जो x व y है, x, y क्या हो सकते हैं, 1,2, 0, ये सारी चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। मतलब ये सिर्फ नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है। मे बी ये भिन्न में भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 भी हो सकती है। एक बात हमें ये पता चली कि इनकी जो घातें हैं इनके बारे में। दूसरी बात, इन्हें क्या होगा, हम प्रयोगों द्वारा निकालते हैं, प्रयोग द्वारा निकालते हैं, प्रयोग द्वारा निकाला जा सकता है। इन्हें सिर्फ लैब वगैरह में इन्हें निकाला जा सकता है, इन्हें हम क्वेश्चन करते हुए ऐसे हम इन्हें नहीं निकाल सकते। ये बात समझ में आई आपको। यानी कि ये क्या है, सिर्फ प्रायोगिक रूप में निकाली जा सकती है, सैद्धांतिक रूप में इन्हें निकाला नहीं जा सकता। और तीसरी बात इनके बारे में, जो इनके घात हैं, इनकी जो घातें हैं x व y, ये स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक जो a या b हैं, ये इनके बराबर हो भी सकती हैं, इनके बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो भी सकती हैं और नहीं भी। यानी कि दोनों ही बातें हो सकती हैं। x व y 1, 2, 3, 4, 0 कुछ भी हो सकता है। ये प्रायोगिक तौर पर निकाली जाएंगी, सैद्धांतिक रूप में नहीं निकाली जा सकती। इनके वेग ये स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक के बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी। अब यहाँ से वेग की डेफिनेशन क्या होगी, वेग नियम क्या निकलेगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो समानुपाती होता है किसी भी अभिक्रिया के जो हमारे क्या थे, अभिक्रियकों के गुणनफल व उनकी कुछ घातों के। समझ में आई बात। अब यदि हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। वेग बराबर क्या आ जाएगा, kAx by। यहाँ पे ये क्या है, अभिक्रिया का कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है।
ये क्या है बच्चों, ये समानुपाती स्थिरांक है। आई होप ये बात आप समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद थोड़ा सा इसको डेरिवेटिव फॉर्म में ये कैसे होता है। ठीक है, कि जो वेग है हमारा, वेग बराबर होगा के ए, इस तरीके से। और जो वेग है हमें क्या पता है, यदि हम ताक्षणिक रूप में देखते हैं तो वो होता है dr/dt। ये हम लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं। ये भी वेग ताक्षणिक रूप में देख रहे हैं, यानी कि t1 और t2 सेम टाइम पे हैं। मतलब t1 और t2 सेम है तो क्या हम इन्हें इक्वल नहीं लिख सकते? इन्हें हम लिख सकते हैं dr/dt बराबर k a x b y। अब नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी इनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें हम कर रहे होंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हमें करनी है नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, ओके। वेग नियम की डेफिनेशन क्या बोलती है? वेग नियम वह व्यंजक होता है जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग को अभिक्रियकों की मोलर सांद्रता के पद पर कोई घातांक लगाकर व्यक्त करते हैं। यह किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिक्रियकों के स्टोइचोमेट्रिक गुणांक के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। ये सारी की सारी डेफिनेशन आपको जो नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं वहाँ पे आप कांटेक्ट करोगे, वहाँ से जाके आपको नोट्स मिलेंगे, वहाँ से जाके आप इन्हें बाई कर सकते हैं। वो भी प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स हैं, कलरफुल, एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अब देखो ये बात तो आपको पता चल गई, ये क्या है हमारा वेग नियम है। ठीक है, वेग नियम आपको पता चल गया, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, डेफिनेशन भी बता दी। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। NO2 ये बन रहा है, ये क्या है, सारे के सारे गैसियस फॉर्म में है। अब देखो नीचे यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही होगी, टेबल में क्या पता चल रहा है, शायद आपको मेरा चेहरा भी ना दिख रहा हो। अब देखो जो टेबल है, टेबल में क्या पता चल रहा है, मैं टेबल देख लेती हूँ कि जो हमारा फर्स्ट ये एक प्रयोग देखा गया, हमने इसे 4 फेजेस में हमने इस प्रयोग को देखा है। फर्स्ट फेज में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फेज में हमने जो NO की जो सांद्रता ली है 0.30 ली है। कितनी ली है? 0.30 ली है, यानी कि हमने क्या लिया है, 0.30 मोल प्रति लीटर लिया है। इसका मतलब ये है, और जो ऑक्सीजन है उसकी भी हमने सेम ली है 0.30। तो हमें NO2 के विरचन का प्रायोगिक वेग, उसका जो वेग मिला हमें क्या मिला, 0.096 मिला। क्या मिला हमें? 0.096 मिला। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए कि 0.30 ली थी NO। NO क्या है, यहाँ पे अभिक्रियक है। O2 क्या है, यहाँ पे अभिक्रियक है। दोनों के दोनों क्या है, अभिक्रियक हैं। और नेक्स्ट हमें मिल रहा है अभिक्रिया का वेग, किसमें, NO2 के रूप में जो हम वेग देख रहे हैं, NO2 के विरचन का प्रायोगिक वेग, यानी कि इस रिएक्शन का जब वेग देखा तो वो क्या मिल रहा है हमें, 0.096 मिल रहा है, जो कि क्या है, इसके वर्ग के बराबर है। जो कि क्या है, इसके वर्ग के बराबर है। यदि हम सोचें कि जो NO था, NO के ये वर्ग के बराबर है, अप्रॉक्सीमेट 0.3 का जब आप वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, मे बी 0.09 के अप्रॉक्सीमेट ही आ रहा होगा। तो इसे अप्रॉक्सीमेट माने तो ये इसके कितनी 2 घात के बराबर हो रहा है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, हमने क्या किया, इसे दूना कर दिया। NO की जो सांद्रता थी उसे 0.60 ले लिया। ठीक है, और जो हमारी O2 की सांद्रता है उसे हमने 0.30 ले लिया। उसकी सांद्रता को कितना ले लिया बच्चा, 0.30 ले लिया, यानी कि उसको दुगना किया है, इसे एज इट इज रखा है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिला, यानी कि जो वेग मिला, हमने जब वेग देखा इनके NO2 के बनने के लिए जो वेग मिला हमें, वो मिला 0.384। ध्यान से देखिए क्या मिल रहा है, 0.384 मिल रहा है, जो कि क्या है, O2 पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि O2 की सिंगल घात पे डिपेंड कर रहा है। O2 की सिंगल घात पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि वहां पे क्या था, वहां पे दिखा रहे थे ट्वाइस था, सॉरी ट्वाइस नहीं था, उसके क्या था, 2 गुना था। इस पे क्या है, सिंगल है। ओके, यानी कि इसकी अगर दुगनी कर रहे थे तो वो आ रहा था, ये इसको एज इट इज आ रहा है। अब यदि हमने क्या किया, NO को तो एज इट इज रखा, 0.30 मोल प्रति लीटर रखा। अब जो नेक्स्ट किया हमने, जो O2 था, O2 को क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, O2 को दूना कर दिया, 0.60 मोल पर लीटर कर दिया। तो अब हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो 0.192 मिल रहा है।
0.192, जो कि क्या था, जो हमें 0.094 मिल रहा था उसका ये 2 गुना है। यानी कि क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, यही तो सोच रहे हैं आप। अभी आएगा बच्चा समझ, अभी आएगा। अब हमने क्या किया, इन दोनों को ही दुगना कर दिया। जब इन दोनों को दुगना किया तो जो रिजल्ट मिला 0.768 मिला, 0.768 मिला। यानी कि ये क्या था, 0.096 जो था अप्रॉक्सीमेट उसका 8 टाइम्स था, अप्रॉक्सीमेट उसका 8 टाइम्स था। अब इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा जो अभिक्रिया का वेग है वो निर्भर करता है NO की सांद्रता के वर्गफल पर, मतलब उसकी वर्गफल NO की सांद्रता के वर्गफल पर डिपेंड कर रहा था, और O एज इट इज़ रखा जाए तो वो इस तरीके से निर्भर कर रहा था। कैसे, जब हमने 0.60 किया उसका ट्वाइस करके देखो, तो 6 6 36 के अप्रॉक्सीमेट आ रहा होगा, 6 6 36 के अप्रॉक्सीमेट आ रहा होगा, है ना। और जो NO है उसको क्या रख दो आप, 0.60 रख दो, उसकी सिंगल घात लेनी है तो आपको 0.768 के अप्रॉक्सीमेट कुछ चीज़ें मिल रही होंगी। यानी कि आपको क्या पता चला, इससे हट जाएगी अब स्लाइड, कि वेग जो है, वेग वो डिपेंड कर रहा है, जब आप इसे ध्यान से देखोगे, NO और O2 इस तरीके से ही तो होगा इसका वेग। NO की घात कितनी लेनी है, 2, O की घात 1, यानी कि ये तो 2 घात पे डिपेंड कर रहा था, ये 1 घात पे डिपेंड कर रहा था। ये हमने कैसे निकाला, सिर्फ प्रयोग द्वारा निकाल सकते हैं, सैद्धांतिक रूप से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो इस पे जो इसका वेग हो जाएगा उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, dr/dt इक्वल टू KNO2 O2 की पावर 1 लिखो मत लिखो ये आपकी मर्जी है। अब हमने एक एग्जांपल देखा, जो इसके स्टाइशियोमेट्रिक गुणांक थे, स्टाइशियोमेट्रिक गुणांक यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये स्टाइशियोमेट्रिक गुणांक के क्या है, बराबर है। स्टाइशियोमेट्रिक गुणांक के मैंने क्या बताया था कि ये बराबर हो भी सकती हैं जो घातें हैं, और बराबर नहीं भी हो सकती। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, जब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम एक ऐसा एग्जाम्पल जिस पे डिपेंड नहीं करेंगी घातें। घातों को क्या कर सकते हो आप, सिर्फ प्रायोगिक तौर पे निकाल सकते हो। CHCl3 की रिएक्शन कराई Cl2 से, CCl4 प्लस HCl, इसका वेग देखोगे आप कैसे लिखा जाएगा, -dr/dt। रिएक्शन के का वेग कैसे लिखते हैं, आपको क्या बताया हुआ है, K लिखोगे जो कि कांस्टेंट टर्म है, CHCl3 और ये है रिएक्टेंट्स CHCl3 और ये है हमारा Cl2। अब देखो ये है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, ये डिपेंड करता है इसकी 1/2 घात के और इसकी 1 घात के। यानी कि ये क्या है, यहाँ पे तो स्टाइशियोमेट्रिक गुणांक है नहीं, यहाँ पे तो स्टाइशियोमेट्रिक गुणांक क्या है, 1 है, जबकि यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 1/2 आ गया ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रायोगिक तौर पे नहीं निकाल सकते, सॉरी सैद्धांतिक तौर पे नहीं निकाल सकते, सिर्फ प्रायोगिक तौर पे निकाल सकते हैं। दूसरा, अब देखो ये हमने एग्जाम्पल देख लिया कि स्टाइशियोमेट्रिक गुणांक के बराबर नहीं है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि, और ये तभी लागू करना है आपको, मतलब आप संतुलित रासायनिक समीकरण लो या नहीं लो, इससे इसका कोई नाता नहीं है, इससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट सीरीज C2H5 प्लस H2 की रिएक्शन कराई तो CH3COOH मिला प्लस C2H5OH मिला, ठीक है। अब इसका जो वेग लिखोगे आप खुद लिख सकते हैं, इसका वेग क्या होगा, वेग होगा इसका रिएक्टेंट्स देखिए, और H2O, यही तो है, यही तो होगा इसका वेग, के हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसको जो प्रायोगिक तौर पे देखा गया तो ये 0 पर, यानी कि इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, H2 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ये छद्म कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देख रहे होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरीके से हमें वेग मिल जाता है। इससे क्या पता चला, वेग 0, 1, 2, 3, 1/2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। और वेग, किसी भी अभिक्रिया के वेग को आप संतुलित रासायनिक समीकरण देखकर भी नहीं बता सकते, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण उसमें संतुलित हो उस केस में या नहीं हो, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। हमने देखा कि सांद्रता पर कैसे निर्भर करता है, थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं। सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी कि सांद्रता को यदि बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, यदि सांद्रता को घटाया जाता है तो अभिक्रिया का वेग घट जाता है,
ठीक है, ये ही सिंपल सा लफड़ा होता है। ये क्या होता है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। जब देखा गया वहाँ पे क्या आता है, के क्या होता है, एक समानुपातिक स्थिरांक होता है। ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की और इनकी घातें वातें क्या होती हैं वो चीज़ें हमने देख ली, एक टेबल भी देख ली। और मैं आपको बता देती हूँ चलो घातों के बारे में भी कि जो इसकी घातें होंगी वो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती हैं, सिर्फ नेगेटिव्स नहीं होंगी। दूसरा, ये स्टोइचोमेट्रिक गुणांक के बराबर हो भी सकती हैं, स्टोइचोमेट्रिक गुणांक के बराबर नहीं भी हो सकती, इनकी मर्जी की बात है। तीसरा, आप इन्हें स्टोइचोमेट्रिक जो गुणांक है उन्हें देख करके इसका जो वेग है वो नहीं लिख सकते, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण हो या नहीं हो इस बात से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ओके, बस ये सारी बातें आज हमने डिस्कस की। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। नीचे जो आपको नंबर दिख रहे हैं वहाँ पे आप कांटेक्ट करो और वहाँ से आपको क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।